ये बता दो, बताइए। गुड। अब उसके एक एक प्लांट लिखेंगे। चलो वही लिख दो। आइए के लिए होता है ना, यानी कि इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो लीफलेस होता है और इसमें जगह जगह पे स्पोरेंजिया निकले रहते हैं, टेट्राड। मेन ब्रांच जो होती है वो राइजोमेटस होती है, ठीक है, वो मिट्टी के अंदर होती है। बाकी इसके ऊपर जो ब्रांचिंग होती है वो एरियल होती है और ये ब्रांच होती है और इसमें एक्सिल पे एवं टर्मिनल स्पोरेंजिया होते हैं जो कि टेट्राड फॉर्म में होते हैं। ये होता है आपका साइलोटम। अब इसमें जो ब्रांचिंग होती है मैंने तो रैंडमली ऐसे बनाया है, यूजुअली इसमें डाइकोटोमी होती है। डाइकोटोमी का मतलब एक ब्रांच होगी वो दो में डिवाइड होगी, फिर दो चार में होंगी, देन फर्दर ये डिवाइड होती रहेंगी। तो ये 2 to the power n की रेशियो में ही इंक्रीज होता है, इसलिए ये देखने में ऐसा लगता है कि ये झाड़ू जैसा, इसीलिए इसको कहते हैं विस्क ब्रू, ठीक है। नेक्स्ट लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में आता है आपका लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोपोडियम। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। 2-3 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको नोट डाउन करने चाहिए। यहाँ पे इसकी प्लांट बॉडी किसमें डिफरेंशिएटेड है, राइजोमेटस स्टेम, ब्रांच एंड स्पोरेंजिया, ठीक है। अब यहाँ पे लाइकोपोडियम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइजोइड्स। यहाँ पे भी राइजोइड्स होंगे, राइजोइड्स तो सब में कॉमन है। हाँ क्या हो गया, कुछ बोल रहे हैं आप? ओके मैम थर्ड वाला होता है स्पर्नोप्सिडा। गुड। और मैम इसका एग्जांपल होता है इक्विसिटम। इक्विसिटम भी होता है और स्पैगनम भी होता है, ठीक है, वही नाम है जो मैं सुनना चाह रही थी आप लोगों से। तो यहाँ पे लाइकोप्सिडा में आपका लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम को कहते हैं कॉमन नेम, कल मैंने बताया था कॉमन नेम ऑफ लाइकोपोडियम क्लब मॉस। क्लब मॉस, क्लब मतलब होता है भाला, ठीक है, मींस उसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो काफी टेपर्ड होता है और लॉन्ग होता है, इसीलिए उसको भाला माना गया है, इसलिए उसको क्लब कहते हैं। तो क्लब मॉस कहते हैं उसे। अब इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसमें मेन एक्सिस होता है, लीफ होते हैं, राइजोइड्स होते हैं और स्ट्रोबिलस होता है। स्ट्रोबिलस, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगी नहीं, वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। और स्ट्रोबिलस जहां पे आपने लिखा वहां पे डैश करके लिखिए होमोस्पोरस। होमोस्पोरस कोन लाइक स्ट्रक्चर, होमोस्पोरस कोन लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दो चीजें तो वैसे ही क्लियर हो गई हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें साइलोटम से तो यहाँ पे नेकेड स्पोरेंजिया था जो कि टेट्राड फॉर्म में प्रेजेंट था। अगर लाइकोपोडियम में है तो उसमें लीफ के एजेस पे, यानी कि अगर मेन एक्सिस ड्रॉ की जाए ऐसे तो यहाँ पे लीफ हो गई, ये मेन एक्सिस है और यहाँ पे आपके स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। तो इट सीम्स लाइक अ कोन, इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रोबिलस या कोन, ठीक है। अब यहाँ पे मेल या फीमेल नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे डिमार्केशन नहीं है टाइप ऑफ स्पोर में। ये होमोस्पोरस है, यानी इसमें एक ही टाइप के स्पोर्स होते हैं, तो ये इसका मेन कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब आते हैं स्पेनोप्सिडा में। स्पेनोप्सिडा में आपने बताया है एक तो इक्विसिटम और दूसरा स्पैगनम, ठीक है। अब दोनों के कॉमन नेम लिखिए पहले। इक्विसिटम, स्पैगनम। इक्विसिटम को कहते हैं हॉर्सटेल फर्न, हॉर्सटेल फर्न, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, पीट
या बॉग मॉस। मॉस, ठीक है, याद रहेगा ना। अब इसमें एक इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें लिखिए प्रेजेंस ऑफ retort cells। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ वाटर। तो डैश करके लिखिए स्टोरेज ऑफ वाटर। नहीं, इनको ही लिखिए स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है। फिलहाल तो इतना इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन नेम है वो, बाकी आपके बुक में इतना ज्यादा दिया नहीं है। अगर हम इसके कोन्स को कंपेयर करें बाकी सबसे, तो इसमें भी आपके कोन्स स्ट्रोबिलस के फॉर्म में ही होते हैं। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, एक जगह पे एक चीज और आएगी, सिलेजिनेला। वो किस में आएगा, इन चारों क्लासेस में से सिलेजिनेला किस में आएगा, लाइकोप्सिडा में ही आएगा। क्योंकि आपको पता है कि ग्रेजुअली जैसे हम नीचे जाएंगे, मतलब अपर टू लोअर पोर्शन, इसमें एडवांसमेंट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो लाइकोप्सिडा में ही आपका सिलेजिनेला भी आएगा, और सिलेजिनेला में लाइकोप्सिडा में ऐड करके लिख लीजिए, वो होता है हेट्रोस्पोरस। और ये कल आप नोट डाउन कर चुके हैं। वो हेट्रोस्पोरस होता है, यानी उसमें 2 टाइप ऑफ स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। और कॉमन नेम क्या है, स्पाइक मॉस। स्पाइक हो सकता है क्योंकि उसी में आपका आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं एन, यहाँ पे भी लिखते हैं एन, यहाँ पे लिखेंगे 2n, और रेस्ट ऑफ ऑल ये भी आपके 2n ही होंगे। मींस कि अगर हम यहाँ पे मेजर पोर्शंस की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द हैप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी, तो यहाँ पे जो ब्रायोफाइट में जो प्लांट्स होंगे उसका जो मेजर फेज होगा वो क्या होगा, और प्रोथैलस वैसा ही दिखता है जैसा आपका ब्रायोफाइट दिखता है। अगर हम इनिशियल स्टेजेस की बात करें, जैसे मार्केसिया या एंथोसिरोस है, तो आपका जो प्रोथैलस है समहाउ वो कहीं ना कहीं आपके ब्रायोफाइट्स के मेंबर जैसा ही दिखता है। समझ में आ रहा है ना। एंटी रेसिप्रोकल वाला मीन्स यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस यही है कि जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो आपका प्रोथैलस उसको कहा जाता है। बाकी जो डिप्लॉइड फेज होता है, स्पोरोफिटिक फेज, वो तो आप देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, राइजोइड्स होते हैं, राइजोमेटस स्टेम होता है, रैकिस होता है, और लीफलेट्स होती हैं, ठीक है। टेरेस में तो यही होता है, ड्राई टेरेस में भी यही होता है। अगर बाकी सब में देखें तो उसमें भी मैंने बता दिया है कि प्रोमिनेंटली उसमें भी एक्सेस होगा, राइजोइड्स होंगे और लीव्स होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे फेनरोगेम्स। अब इसको कितने मेजर क्लासेस, सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, क्लासेस नहीं सब डिविजन्स। कौन कौन से, एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी। अब यहाँ पे डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बेसिस पे ही करेंगे। तो पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ही आप बताएंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी हैबिट के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में एक टेबल बनाएंगे आप, ठीक है। एक तरफ हाँ टेबल बनाएंगे तो उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करिएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए। कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट में होगा, उसके बाद जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स।
और पहला कैरेक्टरिस्टिक है हैबिट। अब हैबिट के बेसिस पे ये बताइए कि जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। हैबिट कैसी होती है? अगर हम साइकस की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी यहाँ पे डिफरेंसेस की बात हो दिमाग में हमेशा एग्जांपल्स रेडी रखिए, क्योंकि जो उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे वही उसके क्लास का होगा, वही उसकी फैमिली का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे साइकस और पाइनस, और यहाँ पे क्या रखेंगे? कुछ भी, जो भी आपके आसपास में, मैंगो ट्री रख लो, नीम का ट्री रख लो, सरसों है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या है? वैरायटी है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स है ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिट एंड नेचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं और ट्रीज भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूजुअली क्या होते हैं? वो ट्रीज ही होते हैं, हमेशा ट्रीज होते हैं। इट मे बी स्मॉल इन साइज। अगर स्मॉल इन साइज की बात हो रही है तो एक इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो कि आपके बुक के पीछे एक पेपर होता है ना, जिसमें लिखे रहते हैं कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में रहता है नाम, यूपी बोर्ड की बुक में। किसी ने पढ़ा है? तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट? टॉलेस्ट साइकस है, वो तो मैक्सिमली नहीं, जो कह रहे हो वो तो दूसरा है। अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो साइकस नहीं। साइकस की जो हाइट होगी वो 5 या 6 फुट के बाद फिर वो बढ़ता नहीं है। आपने देखा भी, वो पार्क एरिया में बहुत सारे लगे रहते हैं। याद है किसी को? ओक किसको कहते हैं? सिकोया डेंड्रॉन या सिकोया गाइगेंसिया। ठीक है, नाम लिखिए भाई कहीं और, उस पेज पे नहीं जहां पे कॉलम बनाया वहां नहीं, दूसरे पे लिखो। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सिकोया गाइगेंसिया। स्पेलिंग बताओ। अरे मैं नहीं बता रही हूँ, स्पेलिंग बताइए। जो हिंदी वाले हैं तो हिंदी में लिख लेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बताएंगे। क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? थोड़ा काम आप भी करेंगे ना साथ साथ में। तो सिकोया गाइगेंसिया, ये सबसे बड़ा पेड़ है जिम्नोस्पर्म का, और स्मॉलेस्ट है आपका जामिया पिग्मी। पिग्मी, जामिया पिग्मी, स्पेलिंग चेक कर लेना, जामिया पिग्मी। ठीक है, क्लियर है ना? अब आते हैं वापस से डिफरेंसेस पे। तो यूजुअली यहाँ पे जो हैबिट है वो ट्रीज होती है। यहाँ पे क्या है? हैबिट में चेंजेस हैं, हर्ब्स भी हैं, श्रब भी हैं और ट्रीज भी हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे। उसमें लिखिए सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली ये दो ही टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा मेसोफिटिक और दूसरा होगा जीरोफिटिक। मेसोफिटिक में आपका आता है साइकस और जीरोफिटिक में आता है पाइनस, क्योंकि ये बहुत ही हार्श कंडीशन में ही ग्रो करते हैं, जैसे माउंटेनियर रीजन्स पे। ठीक है, पाइनस, पाइनस जीरोफिटिक उसका एग्जाम्पल है पाइनस। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ पे हर्ब भी है, श्रब भी है और ट्रीज भी हैं। तो फिर इसका जो कंडीशन होगा, आपने देखा भी हमारे आसपास भी हैं। तो सबसे पहले तो मेसोफिटिक होगा ही। आपने लोटस देखा हुआ है और भी अदर ऐसे प्लांट देखे हैं जो कि वाटर में ग्रो करते हैं, इकॉर्निया, पिस्टिया, तो सारे एग्जांपल्स हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? हाइड्रोफिटिक।
तो मीसोफिटिक, हाइड्रोफिटिक एंड जीरोफिटिक कंडीशन, ये तीनों होगा और तीनों के एक एक एग्जाम्पल। हाइड्रोफिटिक में लोटस आएगा, सबसे मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसमें ट्रैपा भी आएगा। मैं वही सारे एग्जांपल्स बोल रही हूँ जो आपके बुक्स में है, ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे वो एनसीईआरटी हो। तो यहाँ पे आ जाएगा लोटस और ट्रैपा, सिंघाड़ा जिसे कहते हैं, ये तो नाम सुना होगा सबने, ठीक है। मेसोफिटिक में जो भी क्रॉप प्लांट आप जानते हो, चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, जो आपने अपने आसपास में इस कंडीशन में देखी होंगी, वो इसमें आ जाएंगी। तो इसमें ट्री भी आएगा, श्रब भी आएगा, हर्ब भी आएगा, तो किसी भी प्लांट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जीरोफिटिक में कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्रॉट कंडीशन में होते हैं, जैसे कैक्टस, ठीक है, कैक्टस। और एक आपकी बुक में एग्जांपल था एस्पेरागस, जो कि यहाँ पे बाहर लगा होगा एक पॉट में। वो जीरोफिटिक इसलिए क्योंकि उसमें जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसे कहते हैं क्लैडोड। ये टर्म है कहीं आपके बुक में, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो उसमें कहीं कहीं पे है। तो यहाँ पे आएगा GUS एस्पेरागस, और आपका आएगा नागफनी, तुलसिया, ठीक है। इवन कैक्टाई है कोई भी, यूफोर्बिया भी है, यूफोर्बिया। और यूफोर्बिया भी वो प्लांट जिसमें आपने रेड कलर के फ्लावर देखे होंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह उसको यूज किया जाता है। उसके स्टेम पे बहुत सारे कांटे होते हैं जो कि वॉल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसको कहीं भी किसी एरिया से आप होल्ड नहीं कर सकते, किसी एक मतलब प्लेस से उसमें कांटे नहीं होते। सर थोड़ा पीछे कर दीजिए। मेनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक कोड। तो मेनोजाइलिक होता है आपका साइकस, और ये होता है पाइनस, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म में कैसे उड़ोगा? सबसे पहले लिखेंगे सेकेंडरी वुड, सेकेंडरी वुड, सेकेंडरी वुड, हार्डवुड, क्योंकि अगर हर्ब्स की बात हो रही है तो हर्ब में कभी भी आपका हार्डवुड नहीं होगा और सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती अगर हम ग्रासेस की बात करें, ठीक है। क्लियर है ना? अब वुड की बात हो रही है तो हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखिए वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज कैरेक्टर में, कैरेक्टर में लिखिए वेस्कुलर टिश्यूज। एलिमेंट्स होते हैं ना, वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड होता है, स्क्लेराइड्स होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा एलिमेंट एब्सेंट होता है? वेसल्स, ठीक है। तो लिखिए वेसल्स एब्सेंट जिम्नोस्पर्म में और प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म में। और ब्रैकेट में लिखेंगे सेकेंडरी वुड, सेकेंडरी वुड यानी आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ वहां पे वेसल्स बनेंगे, उससे पहले नहीं बनते हैं। हो गया फ्लोएम। फ्लोएम को लिखने से पहले इसके बारे में कोई मुझे ये बताइए कि फ्लोएम के कितने एलिमेंट्स होते हैं और उनके नाम।
क्योंकि जहाँ पे आपको प्लांट की एनाटॉमी पढ़नी होती है स्टेम की और रूट की, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर टिश्यूज है आपके सिलेबस में और केवल नाम ही है, पर नाम भी तो पता होने चाहिए। आइए आप ही की तो है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक तो हो गया। दूसरा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और कंपेनियन सेल्स होती हैं। ठीक है, लेटली आप लोग पहुंच तो गए वहां तक। तो अब हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कैसे कि हमारे जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्लावर का तो पता ही है, फ्लावर का जो कैरेक्टर है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पहला जो पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इसको डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में, वो है नेकेड ओव्यूल एंड कवर्ड ओव्यूल्स। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ओवरी या ओवरी बॉल। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो आप खुद भी लिख देंगे ना। अगर हम फ्लावर यहाँ पे आ रहा है तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, ये यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा कि जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है और एंजियोस्पर्म में ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं कोन प्रेजेंस के ऊपर। ठीक है, तो जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली जिम्नोस्पर्म का मेजर कैरेक्टरिस्टिक है और ये एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर हम जिम्नोस्पर्म में कोन्स की बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। अब ऐसे प्लांट का नाम बताइए जिसमें कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है बट स्टिल वो जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन ये है। चलिए तब तक मैं इसकी क्लासेस लिख देती हूँ। यहाँ पे आएगा आपका साइकेडॉप्सिडा, फिर कोनिफेरॉप्सिडा, नीटॉप्सिडा। ठीक है, पहले वाली की अगर बात की जाए तो इसमें साइकस आता है, सेकंड में आएगा आपका पाइनस, इसमें आता है आपका नीटम। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंट है ये इन सब में कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले वो तो बता दो, मेरा क्वेश्चन तो रह ही जाएगा। क्वेश्चन क्या था? हाँ, ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है? तो आंसर है यहाँ पे नीटम। ठीक है, नीटम में कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है और इसको अगर एक्सटर्नली मतलब ऑब्जर्व किया जाए तो ये पूरा का पूरा आपके डाइकॉट प्लांट जैसा ही दिखाई देगा। नॉर्मल जैसे आपके डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, नॉर्मल ट्रीज होते हैं, वैसे ही अपीयर होता है। ठीक है, तो इसके साइड में डांस करके ये लिखना है जो हमने अभी बात की थी। ठीक है, कि इसमें कोन लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वहां पे दो चीजें और लिख दो। सबसे पहले तो कोन लाइक स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोबिलस। सेकंड लिखिए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोबिलस ऑब्लिक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रोबिलस जो होता है वो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे आपने मलबेरी देखा है, सहतूत, ठीक है, तो उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है कैक्टीन। तो कैक्टीन कहो या फिर स्पाइक कहो, वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कैक्टीन लाइक, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट इसमें है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स यूजुअली जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। अब आते हैं साइकस में, जो कुछ चीजें इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लें।
डिफरेंसेस करेंगे, पर जो इम्पोर्टेंट है मैंने कहा दूसरे पेजेस पे आपको लिखते जाना है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बीच में आएगा कि नहीं आएगा, मैं बता पाऊंगी कि नहीं। तो साइकस में एक प्लांट आता है साइकस रेवोल्यूटा, अगर आपने सुना होगा सागोपाम, सागोपाम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम है उसका सागोपाम, जिससे ऑब्टेन करते हैं क्या, ये क्या ऑब्टेन करते हैं, साइकस रेवोल्यूटा से क्या ऑब्टेन करते हैं, जो कि हाईली स्टार्ची होता है और उसको हम एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते भी हैं। टैपियोका साबूदाना, टैपियोका साबूदाना, ठीक है नॉर्मल। कोनीफेरोप्सिडा में दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें जो ब्रांचेस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, बाकी साइकस तो आपने देखा हुआ है, साइकस आपने देखा हुआ है, ठीक है, उसमें क्राउनिंग होती है लीव्स की, और जो ट्रंक होता है वो डिफरेंशिएटेड या ब्रांच नहीं होता है, सिंगल ट्रंक होता है, और उसमें 2 टाइप के लीव्स होते हैं। ये तो मेन कैरेक्टर है आपका जिम्नोस्पर्म का, इसमें स्केल लीव्स भी होती हैं और फॉलिएज लीव्स भी होती हैं। तो ये जो कॉमन कैरेक्टर है वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जो पिक्यूलियर है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कोनीफेरोप्सिडा की बात कर रहे हैं इन रिलेशन पाइनस, तो पाइनस में 2 टाइप ऑफ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड। एक डिफाइनिट लेंथ की होती है, एक अनलिमिटेड ग्रोथ वाली होती है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो कि लिमिटेड ग्रोथ की एंड अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती हैं। तो जो ब्रांचेस होती हैं, एक तो नॉर्मल ब्रांचेस होती है जिसमें कि आपके डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं और लीव्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे में आपके कोन बियरर होते हैं। वो जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती हैं वो कोन बियरर होती है, जिसपे मेल कोन और फीमेल कोन्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद इसमें और क्या कॉमन है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो विंग्ड होते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो लिखिए विंग्ड पॉलन ग्रेन, यूजुअली जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें 2 वॉल लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। तो इसमें होता है क्या, जो आउटर लेयर होती है वो एक्सपैंड हो जाती है और विंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, इसीलिए इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो विंग लाइक होते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक टर्म आता है सल्फर सावर। तो ये कब होता है, ये होता है टेम्परेट रीजन में, जब वहां पे पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वहां का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है, तो उसी को कहते हैं सल्फर सावर। तो बेसिकली डैश करके बस ये लिखिए कि विंग पॉलन ग्रेन होते हैं और जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं सल्फर सावर। ऑप्टिमल कंडीशन होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन, तो उस टाइम पे ही नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन आपके एनवायरनमेंट में फैले रहते हैं, ठीक है। इसका तो हो गया, इसके भी हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा था आपने पिक्नोजेलिक वुड, ये भी इसी का कैरेक्टर है कि वो हार्ड होता है, और जो ट्रैकेट्स होते हैं उसमें आपका जो आप लिखते हैं उसको टार्पेंटाइन कहते हैं, बट टार्पिन का ऑयल जो होता है वो उसमें होता है, ठीक है। तो वो ऑयल ग्लैंड डॉटेड तो नहीं कहेंगे, उसके जो ट्रैकेट्स होते हैं ये ऑयल से फिल्ड होते हैं बेसिकली, बस इतना ही है, और इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस पिक्नोजेलिक वुड होता है, विंग पॉलन ग्रेन होते हैं, और 2 टाइप ऑफ ब्रांचिंग होती है, एक होती है लिमिटेड ग्रोथ की जिसमें कोन्स होते हैं, और दूसरा होता है अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। लीफ, लीफ कैसी होती है, निडल लाइक, निडल लाइक लीफ होती है इसमें। और कोई कैरेक्टरिस्टिक
गया कि फ्लावर प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके जो कैरेक्टरिस्टिक वो कर लेंगे आप। तो इसीलिए स्टाइल भी आएगा, स्टिग्मा भी आएगा, तो वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसमें दो कंडीशंस आ जाएंगी, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दो में इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यानी कि जो मदर सेल होती है वो मेगास्पोर डेवलप करती है, देन वो ओव्यूल में कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्दर उसमें सेलुलर डिवीजन होता है, फिर वहां पे नर्व सेल्स होती हैं, तो इंटायर स्ट्रक्चर को कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें यहाँ पे इसके टाइप्स की, तो बेसिकली टाइप जो बेस्ड है वो उसके हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी नेचर पे बेस्ड है। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो बिफोर फर्टिलाइजेशन वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, लिखिए, बिफोर फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड, और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइड होता है। अरे कैरेक्टर के लिए आपने जो टेबल बनाया था ना ऐसे, तो यहाँ पे कैरेक्टर लिखना है आपको, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट यही था, सॉरी, हाँ, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होगा यहाँ पे, ठीक है, पहले वाले में हैप्लॉइड होगा, मींस जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होगा और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइड होगा बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये जरूर याद रखिए, बिफोर फर्टिलाइजेशन। इस पे 2-3 बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन में जिम्नोस्पर्म में जो होगा वो डिप्लॉइड हो जाएगा और वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, रेसिप्रोकल कैंसिलेशन नहीं चल रहा है, ठीक है, आप समझ में आया। यहाँ पे बात अब होगी जब फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो यूजुअली होता क्या है कि अगर जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है तो वो एक हैप्लॉइड सेल से ही डेवलप होता है, बट अगर हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात करें तो डिप्लॉइड सेल से वो जनरेट होता है। क्योंकि अगर आपको याद हो, आपने देखा हो फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म जो बुक में हमेशा बना रहता है, 8 न्यूक्लिएटेड या सेल स्ट्रक्चर जो होता है, तो बीच में क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यही डिनोट करता है कि ये फर्दर जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा, तो ये कंडीशन क्या हो गई, डिप्लॉइड हो गई। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक मेल न्यूक्लिया आकर के यहाँ पे ऐड होगा, तो ऑब्वियसली ये 2n प्लस n 3n हो जाएगा, ठीक है, अब क्लियर है ना, ओके। अब लिखिए डबल फर्टिलाइजेशन, कैरेक्टर में लिखिए डबल फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है क्योंकि एक ही पॉलन ग्रेन आता है, वही आकर के एक न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक तो आकर के आपके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, दूसरा नीचे में यहाँ पे एक सेल होती है उससे आकर के फ्यूज होता है। तो एक तो फॉर्म करेगा कॉटिलेडन और दूसरा फॉर्म करेगा क्या, एंडोस्पर्म। हाँ, तो उतना स्पेसिफिक होके मैं बस नहीं जा रही हूँ, क्योंकि फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे पिंच किया जाएगा, नहीं मैम आउट ऑफ द सिलेबस है ये। पर अगर आप जान रहे हो तो ये अच्छी बात है, एक्चुअली मैं बस वो बता रही हूँ जिससे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। आप उतना जानते हो ये तो और अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छा है, मैं और डिटेल में बता दूंगा और अच्छे से। अब ये क्लियर है ना यहाँ पे, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपका जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है और एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंस भी जो होता है वो वहाँ पे आप जानते हो कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। एक तो आपका यहाँ पे 2 फ्यूजन हो रहे हैं, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन नहीं 2 फ्यूजन होंगे, बाकी दोनों डिस्टिंक्ट है, तो याद रखिएगा। फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन या प्रेजेंस ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट बेसिकली क्या होता है, अगर एक फ्रूट की बात करें तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी,
एंडोस्पर्म तो सीड के अंदर है, ठीक है। हाँ, एंडोकार्प, मेसोकार्प, पेरिकार्प। पेरिकार्प या एक्टोकार्प वो डिपेंड करता है कि अगर वो हार्ड है और उसको पील आउट कर सकते हैं तो वो एक्सोकार्प हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको पील नहीं कर सकते हैं या थोड़ा बहुत भी आपका मेसोकार्प का एरिया अगर आ जा रहा है पील आउट करने में तो पेरिकार्प हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। बट ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आपका जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अब लिखिए फ्रूट्स में इन जिम्नोस्पर्म एब्सेंट ऑब्लिक फॉल्स फ्रूट फॉर्मेशन भी होता है। फॉल्स फ्रूट फॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या होता है आपने बुक में देखा होगा, सिंगल लेयर या डबल लेयर होता है ना जिम्नोस्पर्म में। जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है अगर सबका देखते हैं तो सेंट्रल मोस्ट में आपका आर्किगोनिया होता है, इट में भी सिंगल और डबल। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, फिर इंटेग्यूमेंट होता है दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो वो ओवरी वॉल नहीं होती है, ठीक है, वो वेजिटेटिव पार्ट ही होता है। तो वो आगे चल के फॉल्स फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है जैसा कि मीडियम में होता है, उसमें बेरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए मैंने ये बोल दिया यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट फ्रूट फॉर्मेशन होता है एंजियोस्पर्म में, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है ओवरी वॉल एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब बीच में थोड़ा सा रुक जाए और टेस्ट का पेपर दे देती हूँ, वो भी तो लेके आई हूँ मैं। अभी तक जो हम पढ़े हैं कल से और आज तक, जो आज नए भी आए हैं वो भी पढ़ के ही आए होंगे क्योंकि वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अरे पैनिक होने की जरूरत नहीं, बस 10 क्वेश्चंस हैं, इसमें पास या फेल नहीं है। बस ये देखना है कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो मेरे नॉलेज से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। ओके, आई थिंक कम पड़ जाएगा। दे दो, जिनको नहीं देना है वो पास ऑन कर सकते हैं विथ फ्री माइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डाइकोट और मोनोकोट। एक काम करो जब तक मेरा ये पूरा हो रहा है तब तक आपके पास टाइम है, तो जैसे ये हो जाएगा वैसे मैं ले लूंगी, ठीक है। बातें नहीं भाई, बातें बहुत कर रहे हो।
बस एक यही तरीका है जिससे आपसे फीडबैक मिल सकता है, बाकी तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो माइंडसेट पे है। हो गया, मैंने लिख दिया। लेकिन मैम इस पेपर में 2 जनों का माइंड चल रहा है, सिंगल तो चल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, इससे ये तो पता चल जाएगा ना कि हाँ कोई जिसने भी किया होगा तो कम से कम उसे आता है। ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, कुछ नया आ गया है या ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमें इसी सब चीजों से बचना है। भाई मैंने बोला था यहाँ पे जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक। सो नाउ टाइम इज मीडियम वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पास कर दीजिए प्लीज पास करो। बात है नहीं, हो गया, जल्दी हो गया। क्या हुआ? अरे क्लियर क्यों नहीं बोलते हैं आप? वैसे भी मैं बनारस से हूँ, मुझे वैसे ही लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। इधर हो गया? यस, आई एम फ्रॉम हियर। हाँ, ठीक है। ऐसे करोगे नीट एग्जाम में? हाँ, ऐसे ही करने वाले हो। ऐसे हो गया? At a time he is on, ठीक है? मुझे एक साथ chaos में नहीं सुनाई देता है। हाँ जी। फोटो नहीं, मैं भी थोड़ी देर में दे दूंगी। ये बस एक तरीके से ट्रायल मेरे लिए है, मैं आपको क्वेश्चन बस दिखा रही थी, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट देना था। अब ये आपने सबने क्वेश्चन देख लिए, वापस मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर ये दिए कि क्या उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो आउट ऑफ सिलेबस था, कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसा है कि जो बहुत ही नया है, इररिलेवेंट है, नहीं है। क्वेश्चंस ऐसे आए हैं आपके बुक्स में या प्रिपरेशन बुक्स या जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना? ओके फाइन। तो ये बस एक ट्रायल था। लास्ट वाले दिन मैं आप सभी को 50 क्वेश्चंस के पेपर दूंगी और जेन्युइनली उसके लिए आपको 1 घंटा दूंगी, 1 घंटा, ठीक है? और बात बिल्कुल नहीं होगी उस दिन, बिल्कुल भी नहीं, अपने आप करना है, ठीक है? अच्छा उस दिन नहीं आओगे? ये भी पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ा थी वहाँ पे ये पॉसिबल होता है कि जिस दिन मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं टेस्ट लूंगी उस दिन अटेंडेंस नहीं। सॉरी, अब टॉकिंग नहीं, प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। यस, अरे हो गया। तो ये पेपर ले जाना, जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड डाउन। ये क्वेश्चन पेपर जिसको चाहिए वो लेके जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैं बस ये दिखाना चाह रही थी कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस मैं देती हूँ एज अ टेस्ट तो वो नया तो नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, इररिलेवेंट तो नहीं है, दैट्स इट। अगर ये काफी है तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत सिंपल है। और रहेगी बात हिंदी और इंग्लिश की, ओके, मैं उसमें हिंदी ऐड कर दूंगी, ठीक है? ऐसा तो नहीं है पूरा का पूरा हिंदी चाहिए, प्लीज वो नहीं हो पाएगा, बाइलिंगुअली दे सकती हूँ और टोटली हिंदी भी नहीं हो सकता, प्लीज डोंट टॉक, हिंदी भी नहीं हो सकता, मैं टर्म्स उसमें इंग्लिश में ही रखूंगी, ठीक है? ओके?
अब यहाँ पे आते हैं एंजियोस्पर्म में। तो बेसिकली इनको दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक है डाइकॉट, दूसरा है मोनोकॉट। ठीक है, क्या हो गया? डाइकॉट और मोनोकॉट, तो इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा हैबिट। हैबिट में डाइकॉट में हर्ब, श्रब, ट्रीज अगेन वही कैरेक्टर है, बट मोनोकॉट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होते हैं यूजुअली, अगर मोनोकॉट को हमेशा डिनोट किया जाता है तो हमेशा ग्रास फैमिली से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रासेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूट। तो रूट तो सभी को पता है। अब रूट में दो कैरेक्टर हो जाएंगे। सबसे पहले टाइप, कि जो टाइप है वो क्या टाइप होगी उसकी। दूसरा, जब वो ग्रो होता है, कोई भी सीड जब ग्रो होता है तो उसमें एक पोजीशन होती है, एक पोर्शन होता है, उसके थ्रू वो ग्रो करता है। तो मोनोकॉट में वो अलग होता है, डाइकॉट में वो अलग होता है। ठीक है, और वो आपके बुक में है, वो है। ठीक है, रूट में सबसे पहले टाइप फाइब्रस रूट्स, सॉरी डाइकॉट में होगा टैप रूट और मोनोकॉट में होगा फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, और उसमें दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी रूट, एब्सेंस ऑफ प्राइमरी रूट। अब क्लियर है? अरे रूट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ये होता है आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, ये होता है रूट कैप, और ये एलोंगेशन जोन होता है। ठीक है, ये टैप रूट फॉर्मेशन ऐसे ही होते हैं। और अगर हम यहाँ पे फाइब्रस रूट की बात करें तो एक रूडिमेंट्री स्टेम होता है जिसके थ्रू आपके फाइबर्स निकले रहते हैं यहाँ से। ठीक है, देन फर्दर वो ब्रांच होते हैं या अनब्रांच होते हैं, तो ये लैटरल रूट्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एडवेंटिशियस रूट्स की, तो यहाँ पे लैटरल रूट्स ही प्रेजेंट होते हैं, बट अगर हम टैप रूट की बात करें तो वहाँ पे प्राइमरी रूट प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द लैटरल रूट्स। सब टाइम भी देख रहे हैं, इसलिए मैंने भी देख लिया। उसके बाद यहाँ पे रूट्स में एक और चीज आएगी, डेवलपमेंट। ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है या कहाँ से डेवलप होता है। तो डाइकॉट में डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ रेडिकल। रेडियल नहीं, रेडिकल। जैसे आपने भिगोए हुए चने देखे हैं, उसको अगर ब्रेक करते हैं तो दो कॉटिलेडन होते हैं, वो मिडिल मोस्ट में एक होता है, अगर वो ग्रो कर जाता है जिसे हम स्प्राउट कहते हैं, तो वो रेडिकल ही पहले निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा विद द हेल्प ऑफ रेडिकल, और यहाँ पे आएगा कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल एक्चुअली एक कवरिंग होती है जिसके थ्रू यहाँ पे रूट्स डेवलप होते हैं, और यही रूडिमेंट्री बना देता है स्टेम को, जिसकी वजह से वो फाइब्रस हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी रूट्स में एब्सेंट होता है। अब आते हैं स्टेम पे। स्टेम, तो स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स किस में प्रेजेंट होते हैं यूजुअली? दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोमिनेंटली इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको ग्रास याद हो, ग्रास फैमिली से डिनोट कर रहे हैं, जो मेजर कॉन्सेप्ट है इसका वो याद रखते हैं। यहाँ पे भी नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, बट कुछ फैमिलीज या कुछ प्लांट्स में ही होते हैं। अगर हम ट्रीज की बात करें तो उसमें कहीं भी नोड्स या इंटरनोड्स नहीं होते हैं। कैसा होता है? मेजॉरिटी केसेस को लेते हैं तो यहाँ पे नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो स्टेम होता है मोनोकॉट में हॉलो होता है बीच में, और यहाँ पे कैसा होगा? कैसा होगा? अगर उसमें हॉलो है तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट फिल्ड होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड एंड हॉलो। अब ठीक है, सॉलिड एंड हॉलो। नेक्स्ट, अगर स्टेम की एनाटॉमी की बात करें, यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट है वेस्कुलर बंडल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम स्टेम के टीएस की बात कर रहे हैं, टीएस ऑफ स्टेम इन डाइकॉट, तो यहाँ पे क्या होगा, वेस्कुलर बंडल। लिखिए, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट
इन रेडियल मैनर, जो भी आप कह रहे थे वो रेडियल मैनर, यानी इन अ सर्कल वो प्रेजेंट होते हैं और वो ओपन होते हैं। इट मे बी ओपन और क्लोज, बट डाइकॉट में ओपन होते हैं, मोनोकॉट में क्लोज होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम टीएस बनाने के यहाँ पे देखें तो बीच में क्या होगा, ये पैचेस होते हैं और यहाँ पे ये कहीं पे भी स्कैटर्ड होते हैं और क्लोज और ओपन का जो सेंस आता है वो बेसिकली प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैम्बियम के बेसिस पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, कैम्बियम प्रेजेंट इन डाइकॉट, एब्सेंट इन मोनोकॉट। कैम्बियम प्रेजेंट इन डाइकॉट, एब्सेंट इन मोनोकॉट। ठीक है, और वास्कुलर बंडल का लिख लिया, क्लोज्ड एंड ओपन, ओपन होगा आपका डाइकॉट में, क्लोज होगा मोनोकॉट में। क्लियर? ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस, ये भी तो पार्ट्स होते हैं। तो जो पेरिसाइकिल होता है, जब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा, तो कहीं पे भी सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा है और ये हमेशा क्या होता है, ये यहाँ पे फॉर्म होगा डाइकॉट में। तो लिखिए एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल प्रेजेंट इन डाइकॉट, एब्सेंट इन मोनोकॉट। हो गया? ठीक। नेक्स्ट आते हैं रूट पे, उसकी एनाटॉमी पे। ठीक है, रूट एनाटॉमी लिखिए, रूट एनाटॉमी। एंडोडर्मिस, डाइकॉट में लिखिए एंडोडर्मिस विथ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कवरिंग होती है जो सुबेरिन की बनी होती है, जिसकी वजह से जगह जगह पे जो सेल्स होती है वो सुबेराइज हो जाती है, यानी कि वाटर को डिफ्यूज नहीं होने देती है। ठीक है, तो वहीं पे आपका जो सेंस आता है जिसमें आपने वाटर मूवमेंट में कभी पढ़ा होगा, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, वो वहीं से आया है। ठीक है, तो ये होता है आपका डाइकॉट में। मोनोकॉट में लिखिए मोनोकॉट, एंडोडर्मिस डैश करके लिखिए, पैसेज सेल, पैसेज सेल्स, यानी वहां पे कोई थिकनिंग नहीं होती है वॉल में, बीच बीच में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पैसेज वर्क करते हैं, बाकी सारे सेल्स नहीं करते हैं। ठीक है, और ये रूट में प्रेजेंट होता है। हो गया? क्लियर? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एंड ग्राउंड टिश्यू। कॉर्टेक्स एब्सेंट इन मोनोकॉट, प्रेजेंट इन डाइकॉट, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आउटर एरिया होता है आफ्टर एंडोडर्मिस, उसको कॉर्टिकल रीजन कहते हैं, यानी वो कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट होता है, डाइकॉट में प्रेजेंट होता है और मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। और जो सेकंड टर्म है वो मोनोकॉट से रिलेट करता है, यानी ग्राउंड टिश्यूज आपके मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं और डाइकॉट में एब्सेंट होते हैं। हो गया? नेक्स्ट है पिथ। पिथ, पिथ जो सेंट्रल पोर्शन होता है यहाँ का, पिथ किसमें प्रेजेंट है देख के बता सकते हैं, डाइकॉट में प्रेजेंट है और मोनोकॉट में एब्सेंट है। नेक्स्ट आते हैं फ्लावर पे। फ्लावर, लिली देखा है? लिली तो देखा ही होगा सबने। अगर उसको कभी पास से देखा होगा तो उसमें जो पेटल्स होते हैं वो 3+3 के अरेंजमेंट में होते हैं। और अगर दूसरे फ्लावर हम देखते हैं जैसे कि क्राइसैंथेमम है या कोई भी ऐसा फ्लावर, तो यूजुअली उसमें 5 होता है। 5 वाले जो होते हैं, या टेट्रामेरस भी हो सकते हैं, बट जो ट्राइमेरस कंडीशन होती है पेटल्स की वो प्रेजेंट होती है मोनोकॉट में। ठीक है, तो फ्लावर में लिखिए पेटल्स नहीं फ्लावर,
डाइकॉट में टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। पेंटामेरस एंड टेट्रामेरस। और मोनोकॉट में लिखेंगे ट्राइमेरस, ट्राइमेरस। अब लिखेंगे कॉटिलेडन, कॉटिलेडन। डाइकॉट का तो पता ही है, डाइकॉट लिखा ही है। तो दो होते हैं कॉटिलेडन्स, मोनोकॉट में सिंगल होता है। अब आते हैं बंडल सीट पे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बंडल सीट क्या होता है? बंडल सीट। और ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है? कवरिंग अराउंड वेस्कुलर बंडल मींस कि इट में प्रेजेंट इन स्टेम और लीफ। स्टेम में, लीफ में, ठीक है, लीफ में प्रेजेंट होता है। इट मींस कि जहाँ पे आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं, इसीलिए हम लीफ पे आए हैं, ठीक है। तो अब हम लीफ में लिखेंगे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक। डाइकॉट में टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, पैलिसेड सेल्स होती हैं एंड मेसोफिल सेल्स होती हैं। पैलिसेड सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स। मोनोकॉट में ओनली मेसोफिल सेल्स होती है, ठीक है। प्लस उसमें वेस्कुलर बंडल पे बंडल सीध होती है। एक आउटर कवरिंग होती है जो हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, मींस केल्विन साइकिल में। इसीलिए आपने एग्जांपल में कभी भी देखा होगा C3, C4 टाइप ऑफ प्लांट आते हैं ना, तो C3 में कौन से आते हैं? यूजुअली मेसोफिटिक प्लांट लिखा रहता है एज एग्जांपल, या कोई भी नॉर्मल प्लांट, उसमें पोटैटो लिख लो, टोमेटो लिख लो, मैंगो ट्री लिख लो, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स आएंगे इसमें C3 प्लांट में। C4 प्लांट में वो प्लांट आते हैं जो कि ग्रास होते हैं, मोस्टली ग्रास होते हैं, जिसमें मेज आएगा, सुगर केन आएगा और बहुत सारी अदर ग्रासेस आती हैं, ठीक है। लिख लिया? लीफ में बंडल सीड। नेक्स्ट लिखिए बंडल सीड प्रेजेंट इन मोनोकॉट, एब्सेंट इन डाइकॉट। एब्सेंट इन डाइकॉट। और जहां पे आपने प्रेजेंट लिखा है मोनोकॉट में, वहां डैश करके लिखिए दैट सपोर्ट्स C4 साइकिल। C4 साइकिल। C4 साइकिल क्या होती है? अब नाम आया है तो बताइए। C4 साइकिल, C3 साइकिल, ये केल्विन साइकिल के फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स भी नहीं कहेंगे एक्चुअली, यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट होता है और जो प्राइमरी एंजाइम होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो साइकिल होती है वो चेंज हो जाती है, और वो कहाँ पे हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर हम C3 साइकिल की बात करें तो C3 ये क्या डिनोट करता है? आवाज तो आ रही है कहीं ना कहीं से। थ्री कार्बन का होता है, गुड। और वो होता है क्या? PGA। फुल फॉर्म लड़कियां बताएंगी। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये होता है आपका प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, ये स्टेबल होता है, यही फर्दर सर्कुलेट होता है और बार बार केल्विन साइकिल में होता रहता है, ठीक है। और C4 साइकिल की बात करें तो यहाँ पे C4 मतलब जो कार्बन होगा वो 4 होगा। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्लांट में सबसे पहले बनेगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जिसे OAA कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही है यहाँ पे। और देख लूं कुछ छूट तो नहीं रहा है। और कोई कैरेक्टर आप याद दिला दीजिए, याद करिए। और क्या हो सकता है? हाँ, वो नोट डाउन कर लीजिए। लीफ में, हाँ लीफ में आई थी मैं, तो वहां पे सीधे बंडल सीट पे ही चली गई। लीफ में लिखिए वेनेसन, लीफ वेनेसन। दो ही टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन फॉर डाइकॉट एंड पैरेलल फॉर मोनोकॉट।
तो आई थिंक जितने इम्पोर्टेंट है वो तो हो ही गए। आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग तो जितनी चीजें होनी चाहिए थी वो सारी कवर अप हो गई। ठीक है, तो आज का तो टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। अब रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये भी तो जानना जरूरी है। टाइम है ना, अभी तो बहुत टाइम है। चलिए रिकॉल करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले नॉर्मल क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड है हमारे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर, जिसको डोमेन बेस मतलब जो रैंकिंग है टैक्सॉन यूनिट जो होती है, उस रैंकिंग के बेसिस उसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। हाँ देखिए वो बच गया है, एक मिनट, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि अगर हम एलगी को यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे तो क्या होगा। तो हमने यहाँ इससे पहले एक चीज पढ़ी हुई थी जिसमें मैंने नाम लिया था फ्रिश क्लासिफिकेशन। फ्रिश क्लासिफिकेशन, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जितने भी ऑल इन ऑल एलगी हैं उन सबको 11 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें से केवल आपको 3 पढ़ने हैं, ग्रीन एलगी, रेड एलगी एंड ब्राउन एलगी। ओके, तो ये क्लासेस हैं। देन इसमें आपके ऑर्डर आते हैं, देन फैमिली आएगा, फिर जीनस आएगा। तो रैंकिंग ऐसे ही है आपका, ठीक है। किंगडम है, फाइलम या डिवीजन है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, ठीक है। फर्दर उसके बाद स्पीसीज है। तो ऐसे ही आपका फंजाई का भी आएगा। तो फंजाई में भी आपके 4 क्लासेस होती हैं, और किसी ने प्रीवियस क्लास में बताया भी था, फाइकोमाइसीट्स, जाइगोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स एंड ड्यूट्रोमाइसीट्स। ड्यूट्रोमाइसीट्स कैसे अलग है? फॉल्स फंजाई कह सकते हैं बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में जो 3 क्लासेस थी वो हमने डिस्कस की थी यहाँ पे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके जीनस आते हैं उसके अंदर उसको डिस्कस किया था। फिर टेट्रोफाइट्स में साइलोटम हो गया, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला का कैरेक्टर क्या था? नहीं, कॉमन नेम पूछा जाए, कॉमन नेम, सॉरी। लाइकोपोडियम का कॉमन नेम बिना देखे क्लब मॉस। सिलेजिनेला, साइकस, ये तो मैम ने नहीं बताया, एक नाम लिया था मैंने, सागोपाम। सागोपाम, ठीक है, उसका कॉमन नेम है वो। और पाइनस, कॉमन नेम है पाइन ट्री, पाइन, ठीक है, वही उसका नाम है। और स्पैगनम, पीट मॉस और बॉग मॉस। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक कैरेक्टर लिखवाया था मैंने, स्टोरेज ऑफ वाटर, ये करता है विद द हेल्प ऑफ रिटॉर्ट सेल्स, ठीक है। और ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल्स प्रेजेंट हैं? नीटम, नीटम, ठीक है। फ्लावर लाइक कैरेक्टर भी उसमें प्रेजेंट है। और क्या है? और उसका जो अपीयरेंस है वो आपके डाइकॉट प्लांट जैसा ही होता है। इवन उसकी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ये लिखा है, राइट डाउन, देखिए, नीटम की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। ऐसे ही लिखोगे? अरे नीटम डैश करके लिख लो। साइलोटम का कॉमन नेम? अरे झाड़ू के बारे में बात की थी ना हमने, जो विस्कर होता है ना जिससे अंडे को बीट करते हैं, तो जो विस्क होता है विस्क ब्रूम, कॉमन नेम यही है। राइनिया, ये मैंने बताया था, राइनिया ये लिखवाया है मैंने, जिसे पता है तो वो तो ठीक है, जिसे नहीं पता है नोट डाउन करो। राइनिया, ये फॉसिल है, फॉसिल है, ठीक है। और ये बिलोंग करता है साइलोप्सिडा को, साइलोप्सिडा। इक्विसिटम का कॉमन नेम?
एक्सहॉस्ट टेल फर्न। अच्छा बिना देखे नहीं हो पाएगा, लग तो रहा है। चलिए तो ऐसे टेरिडोफाइट्स के नाम बताइए जो कि हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस, सेलाजिनेला, गुड। और दूसरा तो मैम ने बताया नहीं है, फिर तो ये आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। दूसरा क्या होगा, एक और लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और आपकी बुक में इसका नाम आया था, मार्सिलिया। मार्सिलिया स्पोरोकार्प तो होता है, ये तो एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, बट इसका जो स्पोरोकार्प है उसमें 2 टाइप ऑफ स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स होते हैं। इसमें लाइकोपोडियम भी हो सकता है? नहीं, वो होमोस्पोरस होता है, ठीक है। और साइलोटम भी है, वो भी होमोस्पोरस होता है। तो दो क्या आप याद रख सकते हो उसमें। ओके देन मार्केंसिया, आपके बुक में एक क्वेश्चन आया हुआ था, एनसीईआरटी का ये वही मैं पूछ रही हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन मार्केंसिया कैसे करता है, किसके थ्रू करता है? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में? अच्छा सॉरी, गैमा कप, हाँ गैमा कप्स, वो सुनाई नहीं दिया मुझे क्लियरली, वैसे गैमा कप से करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं दे सकती हूँ। ओके, तो आज के लिए खत्म करें? हो गया, इनफ है? मोर देन इनफ तो नहीं हो गया? अभी तो मैंने बहुत कम पढ़ाया है। चलिए ओके, थैंक यू।